नमस्ते, वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं हूं नीलेश कुर्मी। दोस्तों, आज हम छंद वाला टाइटल डिस्कशन करेंगे जो हिंदी के विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले अपन ने वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वाला टाइटल पढ़ चुके थे, जो कि आपको सभी वीडियो छंद की जो वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएंगे। अब छंद की बात करें तो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 नंबर का तो पूछे जाता है, और हम लोग विशेष रूप से एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो एसआई में बात करें तो लगभग 4 से 5 नंबर के छंद पूछे जाते हैं। तो पहले बता दे रहा हूँ कि थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन देखना आपको पूरी। हो सकता है एक पार्ट में ना ही बन पाए छंद। तो छंद की थोड़ी सी परिभाषा देखें तो छंद छद या चद नामक धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आच्छादन या ढकना। ठीक, छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, ये परिभाषा थोड़ी सी वहां पर पूछी जाएगी कि आंसर नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि छंद की परिभाषा होती क्या है, ये आपको सूझना है। अब छंद पर सबसे पहला ग्रंथ पिंगल नाम के मुनि के द्वारा लिखा गया। छंद पर सबसे पहला ग्रंथ जो था वो पिंगल नाम के मुनि के द्वारा लिखा गया, जिसे छंद शास्त्र कहते हैं। इसे ही बाद में पिंगल शास्त्र के नाम से जानने लगे। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, छंद की दुनिया के दूसरे प्रमुख आचार्य का दर्जा कालिदास को माना जाता है। यहाँ पर पूछ सकता है कि छंद शास्त्र की दुनिया का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो दिया गया कालिदास को। ठीक, इन्होंने श्रुतिबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये आपको याद रखना, पूछ सकते हैं वहां पर वो। पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित या प्रसन्न करे उसे छंद कहते हैं। ये आपको छंद की परिभाषा के थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, विभिन्न विभिन्न कवियों के मत हैं यहाँ पर, वो आपको याद रखना है। अब बात करें तो छंद के जो अंग या अवयव रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पद, मात्रा, वर्ण, संख्या, क्रम, लघु गुरु, गण, यति, गति, तोक, ये छंद के अवयव हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा कि वो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से छंद का अंग या अवयव कौन सा नहीं है, तो बस यति, गति, तोक चल रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन दे देगा रति, तो आप तो सोचोगे यति है, गति है, रति भी होगा, तुक नहीं होगा, तुक लगा के आ जाओगे, नहीं, रति नहीं होगा। यहाँ पर इसको आपको याद रख लेना है, ज़्यादा इसमें कठिनाई वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, अब छंद के बारे में आपको पता है कि छंद वहां पर कैसा पूछता है, चौपाई दे देगा, सोटा दे देगा, रोला दे देगा, उल्लाला दे देगा, जो भी छंद रहेगा वहां पर आपसे वो कहेगा निम्न में से कौन सा छंद है। कैसे पहचानोगे? देख के नहीं, उनकी मात्राओं को काउंट करना पड़ेगा, उनकी मात्राओं को काउंट करना पड़ेगा। अब मात्रा काउंट इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली, जिसको लघु गुरु के नियम पता होंगे वही मात्राओं को काउंट कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते। अब लघु गुरु की बात करें तो लघु गुरु से याद आया कि मैंने वर्णमाला वाले टाइटल में बता दिया था कि लघु की मात्रा कौन सी है और गुरु की मात्रा कौन सी है। मतलब लघु की मात्रा वो रहेगी जो छोटी होती है, और गुरु की मात्रा वो रहेगी जो बड़ी होती है, क्यों, गुरु बड़ा होता है। अब लघु की मात्रा कैसी दर्शाते हैं और गुरु की मात्रा कैसी दर्शाते हैं, तो गुरु की मात्रा अंग्रेजी के एस के आकार के समान दर्शाते हैं, और लघु की मात्रा की बात करें तो फुल स्टॉप की तरह एक के समान समझ लो। ठीक, तो लघु गुरु का यहाँ पर फर्स्ट नहीं, हमें यहाँ पर देखना छंद में हस्व स्वर बताया था मैंने वर्णमाला वाले टाइटल में क्या होता है। छोटा आ, छोटी ई, उ, ऋषि की को लघु स्वर कहा जाता है। इनकी एक मात्रा लगती है, हमेशा एक मात्रा वाले वर्ण कहलाते हैं। इन्हें पूर्ण विराम के रूप में दर्शाते हैं। आपके पास जैसे एक उदाहरण दिया है कुमकुम उदाहरण दिया हुआ है, तो का में लगी है छोटे ऊ की मात्रा, माँ में लगी है आ की मात्रा, फिर का में छोटे ऊ की मात्रा, फिर माँ में आ की मात्रा लगी हुई है, कुल मिला के ऊ की, फिर आ की, फिर ऊ की, फिर आ की। यहाँ पर इनको काउंट करें तो एक एक से ही काउंट करेंगे, एक एक मात्रा लगी हुई है यहाँ पर। ठीक, अगला नियम देखें लघु गुरु का, तो दीर्घ एवं संयुक्त स्वर कौन कौन से रहेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई, ओ औ। इनको गुरु भी कहा जाता है। इन्हें ऐसा आकार में दर्शाया जाता है, इनकी मात्रा 2 लगती है हमेशा।
जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिखा है माता जी। अब माता जी लिखा हुआ है, बड़ा आ, फिर बड़ा आ, फिर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब इसकी बात करें तो माँ में बड़ा आ की मात्रा, फिर ता में बड़ा आ की मात्रा, फिर ई में भी बड़ी की मात्रा, मतलब ता में बड़ी की मात्रा। कुल मिला के इन्हें देखें तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि माता जी की मात्राओं को अपन ने कैसे काउंट किया है। इनमें दो दो मात्रा रहेंगी। अगला जो नियम है वो ऐसा है, यदि किसी लघु वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार मतलब कि एक बिंदी आपकी भाषा में, तो वह गुरु वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। गुरु मतलब बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है अंधकार, मात्रा हमेशा पीछे से काउंट करना, एक बात याद रखना। अब रा में एक मात्रा है, का में दो मात्रा है, धा में एक है। यहाँ पर देखना आ में एक मात्रा है, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ अनुस्वार, तो अनुस्वार लगा हुआ तो क्या है, गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। जब गुरु में परिवर्तित हो जाएगा कितनी मात्रा आएंगी, यहाँ पर दो मात्रा आएंगी। ठीक। अब अगला नियम है, यदि किसी लघु वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो आपकी भाषा में, तो उसे उन मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुस्वार का तो पड़ेगा लेकिन इसका नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा है आपके सामने अंधेरा, तो रा में यहाँ पर दो मात्रा, धा में भी दो मात्रा, कहाँ की एक ही मात्रा लगी है धा पे, और आ पे अनुस्वार नहीं लगा। यहाँ पर चंद्रबिंदु जब लगी है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, इसमें भी एक ही रहेगी मात्रा। तो आप समझते जाना मात्राओं को मैं कैसे काउंट कर रहा हूं, वहां पर तभी आप जाके गिन पाओगे, अन्यथा गिनना पॉसिबल नहीं होगा। अगला जो नियम है वो है, यदि संयुक्त वर्ण के पूर्व कोई लघु वर्ण हो, तो वह गुरु में परिवर्तित हो जाना है। जैसे आपके सामने सत्य लिखा है, उदाहरण क्या लिखा है, सत्य, यहाँ में एक मात्रा है। जब आधा ता लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सा लघु वर्ण है, इसका प्रभाव यहां पर पड़ जाएगा। तो सा देखने में तो देख लघु है, लेकिन ये आधा ता है, यहाँ प्रभाव पड़ जाएगा इसका सा पर, तो यहाँ पर हो जाएगी गुरु में परिवर्तन, सा में हो जाएगी दो मात्राएं। तो सत्य में यदि मात्राएं काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी, 3। ठीक। अगला उदाहरण है, यदि हलंत के पूर्व कोई लघु वर्ण हो, तो वह गुरु में परिवर्तन हो जाना है। हलंत जमनते हो ना, जैसे आपके सामने उदाहरण है जगत, ता में हलंत लगा हुआ। पहली बात तो कोई जगत ऐसा लगता ही नहीं है, जगत पहली बात तो कोई लिखता ही नहीं है। ता में जब हलंत लगा हुआ है तो ता का तो यहाँ पर कोई रूल नहीं, लेकिन इससे जो पूर्व गा है, का देखे तो देखने में तो लघु वर्ण है, लेकिन ता आधा था, इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव लगेगा, तो इसमें दो मात्राएं हो जाएंगी, और आपकी जहाँ में एक मात्रा दिख ही रही है। ठीक। तो इसमें मात्रा की बात कर टोटल कितनी हो जाएंगी, 3। तो आपको इस तरीके से गिनना है। एक दो नियम और है वो भी देख लेते हैं। यदि विसर्ग मतलब आपके रूम में आहा जैसे आप बोलते हो, यदि किसी विसर्ग के पूर्व कोई लघु वर्ण होगा, गुरु में परिवर्तन हो जाना है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है अताहा। अब देखना ता, इसके पहले क्या था, विसर्ग था। जब विसर्ग था तो ये दो मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, और आ में तो एक ही मात्रा, देखे तो टोटल कितनी मात्रा हुई, 3। अब 3 मात्रा हो गई। अगला नियम है वो है आपके पास, यदि रेप के पूर्व कोई लघु वर्ण हो, तो वह गुरु में परिवर्तन हो जाना। जैसे आपके सामने लिखा है कर्म, अब मां पर रेप चढ़ी है, अब मां पे जब रेप चढ़ी है तो मां में तो एक ही मात्रा काउंट होगी यहाँ पर, लेकिन का रेप का काम का पे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगी 2 मात्राएं। तो गिनने में कितनी हो जाएंगी, टोटल 3। इस प्रकार आपको मात्राओं को काउंट करना है। अब अगला पॉइंट आता है आपके पास, वो आता है गण की बात करें तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग तो रट सकते हो, लेकिन मैं नहीं रट सकता। क्यों, इतनी मेरे पास ना तो मेमोरी इतनी चीजों को रटने के लिए। आप यदि चाहो तो गण को रट सकते हो 8 घंटे टोटल, लेकिन आपको भी नहीं रटना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसकी बात करें तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, मतलब 3 वर्ण बनेंगे उसके समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या का निर्धारण एक भरत मुनि के सूत्र के द्वारा दिए गए हैं, या माता राजवंश शल्का के द्वारा। यहाँ पर हाईलाइट अलग ही वो दिख रहा है, मैंने लिख दिया है। इसमें गुरु में 8 वर्ण होते हैं, गणों की संख्या को बताते हैं 8 वर्णों की।
नौवां व 10वां वर्ण होता है, इसे दशाक्षर के नाम से जानते हैं, जिसमें एक नमा लघु और 10वां गुरु होता है, जिसे दशाक्षर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार गणों की संख्या 8 है जो निम्नलिखित है। अब इस सूत्र से ये आपको पकड़ना है। अब सूत्र से इसको कैसे पकड़ोगे, या माता राजवंश लगा के सूत्र का प्रयोग करना है। पहले देखो गण का नाम, फिर स्वरूप या संरचना, फिर उदाहरण। अब गण का नाम जैसे कि मैंने दिया है यहाँ पर यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, शगड़। अब यगड़ बने यहाँ पर देखो या माता से या से उठा है यगड़, फिर इसको हटा दो, फिर अगला देखो मगड़ बन जाएगा, फिर माँ को हटा दो, फिर बन जाएगा तगड़, फिर हटा दो ता को, फिर बन जाएगा रगड़, फिर रा को हटाया जगड़ बन गया, फिर जा को हटाया क्या बन जाएगा भगड़, फिर भा को भी हटाया तो नगड़, और ना को भी हटाया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर शगण। अब रही बात ला और गा की, क्या है तो नमा अक्षर जी ला हो जाएगा लघु और गा हो जाएगा गुरु। ठीक, अब इनकी स्वरूप या संरचना बनाना है तो वह इस प्रकार बनाना है। पहले उदाहरण लिखना है, पहले उदाहरण लिखना है। जिस पहला उदाहरण मैंने लिखा है, संरचना बाद में ही बने पाएगी। परागा, अब परागा मैंने उदाहरण लिखा है तो देखना पीछे से गिन रहा हूं। गा में 2 मात्राएं लिख दी, एस के समान 2 मात्रा काम करती, पता है कि नहीं पता। और रा में भी 2 मात्राएं तो एस बना दिया, और पा में 1 मात्रा है तो मैंने 1 बना दिया। ठीक, अब अगला उदाहरण लिखा है, वो लिखा है आपका सालाना। अब यहाँ पर देखे तो तीनों में सालाना में, ना में भी, सा में भी, ला में भी 2 मात्रा से मैंने एस बना दी है। इस प्रकार इसकी संरचना करनी है। अगला उदाहरण है आपके पास, वो है आकाश। सा में यहाँ पर 1 मात्रा थी, का में 2 मात्रा थी तो एस बना दिया, आ में 2 मात्रा है तो एस बना दिया। अगला उदाहरण है आपके पास, वो है एकता। अब एकता की बात करें तो पीछे से देख रहे हैं, ता में 2 मात्रा है एस बना दिया, का में 1 ही मात्रा है 1 बना दिया। अब आप कहोगे कि ए लिखा है यहाँ पर 1 मात्रा होना चाहिए ए में, लेकिन आपने 2 मात्रा बना दी। अब जिसने वर्णमाला वाली वीडियो देखी उसको समझ में आएगा कि ए में 1 मात्रा रहती है कि 2 मात्रा रहती है। भैया उसमें 1 ही मात्रा रहती है, ठीक है, सॉरी 2 मात्रा रहती है उसमें, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है आ प्लस इसे। अगला शब्द लिखा हुआ है, वो लिखा है नकार, तो रा में 1 मात्रा, का में 2 है और ना में 1 ही है। अब लिखा है रावण, तो ना में 1 मात्रा, वा में 1 मात्रा और रा में 2 मात्रा। ठीक, अगला उदाहरण है आपके पास, वो है नमन। तीनों में 1 ही मात्रा थी इसलिए 1 1 1 कर दिया। अगला उदाहरण है वो है करना, तो ना में यहाँ पर 2 मात्रा एस के समान लिख दिया, रा में 1 मात्रा 1 के समान लिख दिया, का में भी 1 मात्रा 1 के समान लिख दिया। समझ के इसको कैसे बनाना है। अब रही बात कि स्वरूप या संरचना कैसे बनाए सर, तो वो ऐसे बनाना, देखना स्वरूप और संरचना ही बनाना बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। वैसे ऑफलाइन में तो अच्छे समझ में आ जाता है, ऑनलाइन में तकलीफ जा सकती है। या माता राजवंश लगा का फॉर्मूला लगा, इसको देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, 3 अक्षर लेना, 3 का समूह बनाना, यहाँ से स्टार्ट किया ता तक गया, ता तक गया, या में 1 मात्रा, माँ में 2 मात्रा, ता में 3 मात्रा, बन गया वन डबल एस। सही आ रहा कॉन्सेप्ट। फिर 3 को नहीं छुपाना, फिर 1 को छुपाया, या को छुपाया, फिर मा लिया, ता लिया और रा लिया, तीनों में 2 मात्राएं तो एस 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 लिख दिया। कुल मिला के 1 को छुपाते जाना और बनाते जाना है। ठीक, 1 अक्षर को छुपाना, या माता राजवंश लगा वाले सूत्र को लिखते जाने। सूत्र याद रखना है, ज़्यादा नहीं, 10 अक्षर का रख सकते हो, 10 नंबर का जब आप मोबाइल नंबर याद रख सकते हो। रख लेते हो नहीं रख लेते तो ये तो सूत्र आप रख ही लोगे जब ऐसा ही बनना है। अगला पॉइंट है वो आपके पास यति। यति का अर्थ है विराम या रुकना, अर्थात इसकी बात करें तो छंद के चरणों में पढ़ने के दौरान जो विराम लिया जाता है, ना कि रेस्ट लिया जाता है आखिरी में, उसे ही यति कहते हैं। ठीक, यहाँ पर परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन छंद का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपके पास वो है गति। गति का अर्थ है प्रवाह या लय। गति का अर्थ है प्रवाह या लय, मतलब पढ़ने के दौरान जो प्रवाह या लय आता है, अर्थात छंद चरणों को पढ़ने के दौरान जो प्रवाह या लय आता है उसे ही क्या कहते हैं, गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आता है पॉइंट, वो आता है तुक। तुक की बात करें तो वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, नंबर 1 तुकांत और नंबर 2 आतुकांत। अब यहाँ पर मैं आशा करता हूँ तुकांत और आतुकांत की परिभाषा आप बना लेंगे। तुकांत की बात करें तो चरण के अंत में एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे तुकांत कहते हैं। और आतुकांत मतलब असमान, मतलब चरण के अंत में असमान वर्णों की आवृत्ति हो, उसे आतुकांत के नाम से जानेंगे। इसकी परिभाषा हो जाएगी तुकांत आतुकांत की।
अब आती है कि छंद के प्रकार, कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया एवं उनकी प्यारी प्यारी बहनें जरा ध्यान से सुन ले, छंद की बात देखें तो यहाँ पर ये मौसम के अनुसार बदलते हैं। जैसा मौसम होता है वहाँ पर पीवी वैसा क्वेश्चन करता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके काम की बात तो ये है कि आपको फिलहाल में याद यही रखना है कि छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रक छंद और मुक्त छंद। ठीक है, आपको ये 3 टाइप याद रखना है यहाँ पर। ठीक, वैसे वो 4 ऑप्शन भी देगा, 2 भी देगा, 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं। अब मैं बताऊंगा किसके अनुसार और किसके अनुसार नहीं, ये आपको समझने यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, बाकी ऑफलाइन क्लास में तो बाकायदा समझ में आ ही जाते हैं। ठीक, तो अभी छंद का हम देखें तो छंद तो अपने पेड़ ही नहीं, ना चौपाई, ना सोरठा, ना उल्लाला, ये अपन देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक इसका अच्छे से एनालिसिस करना है, मात्राओं को कैसे गिनना है, किस प्रकार यगण सगड़ को गिनना है, गणों की संख्या को किस प्रकार काउंट करना है, ये आपको देखना है। अगला पार्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में छंदों की। थैंक यू।